राइट। नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज एमपीसी में। एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और ये एक महत्वपूर्ण बैठक होती है आरबीआई की, और उसी को हम मिरर करने की कोशिश करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है उस क्रेडिट पॉलिसी में, यानी ब्याज दरों का रुख क्या होगा। तो आज से 3 दिन की बैठक शुरू हो गई है और इसे देखते हुए कई तरीके के मन में लोगों के सवाल हैं कि क्रूड में हाल फिलहाल में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिली है और महंगाई बढ़ सकती है क्या। ऐसे में आरबीआई क्या करेगा? महंगाई कंट्रोल करेगा यानी ब्याज दरें बढ़ाएगा, कर्ज और महंगा करेगा, या फिर वो एक बार छोड़ सकता है इसको, क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी उस पीक पे है जहाँ पे बहुत ज़्यादा दबाव बनाने पे ग्रोथ पे भी असर पड़ सकता है। इस बार आरबीआई क्या करेगा? ग्रोथ पर, महंगाई पर फोकस किस पर करेगा? इसी बार हम बातचीत करेंगे आवाज़ एमपीसी में, और इसके लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं हमारे एमपीसी के, उनका परिचय कराता हूँ आपसे। क्रिसिल के सीनियर डायरेक्टर और चीफ इकोनॉमिस्ट डी.के. जोशी सर हमारे साथ हैं, इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर जी हमारे साथ हैं, और एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट स्वागत भट्टाचार्य जी हमारे साथ। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो एक बार ये समझ लेते हैं कि आप लोगों के मन में चल क्या रहा है। जोशी जी, क्या मन में चल रहा है? कितना बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे? देखिए, हमारा तो बेस केस है कि 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाएंगे। उसका कारण यह है कि 2 फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं रेट हाइक को, रेट डिसीजन को। एक तो ग्लोबल फैक्टर्स हैं, वहां से थोड़ा सा नरमी आई है एक तरह से कि अब इतना ज्यादा एग्रेशन आगे चलते हुए नहीं दिखाई देगा फेड का और यूरोपियन सेंट्रल बैंक का। पर डोमेस्टिकली जो महंगाई की हालत है वो अभी काफी चिंताजनक बनी हुई है, और उसमें खासकर कोर इन्फ्लेशन काफी ऊपर बनी हुई। तो इस वजह से मुझे लगता है कि आरबीआई अभी एक रेट हाइक और करेगा, उसके बाद वो पॉज में जा सकता है। और ये हाइक होगी 25 बेसिस पॉइंट? हाँ जी, 25 बेसिस पॉइंट। ओके, अदिति जी, आपको क्या लगता है क्या होगा? मैं जोशी जी के से पूरी तरह से सहमत हूँ। पिछले 2 जो इन्फ्लेशन प्रिंट्स आए थे वो 6% के ऊपर थे, और जो मार्च का प्रिंट और 10 दिन में हमारे पास आ जाएगा वो 5.9 to 6% का ही होगा। तो जो एवरेज इन्फ्लेशन है Q4 की, वो एमपीसी के फोरकास्ट से काफी ऊपर रहेगी। और साथ ही साथ जिस तरह से अभी हमने क्रूड ऑयल प्राइसेस में एक सडन इंक्रीज देखी है, और भी कुछ जो फैक्टर्स बन रहे हैं, एल नीनो होगा कि नहीं होगा, तो जितने भी रिस्क है इन्फ्लेशन के, काफी कुछ तो अपसाइड की तरफ ही है। तो गिवन ऑल ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट, मुझे लगता है कि एक नैरो मेजोरिटी एमपीसी मेंबर्स की रेट हाइक के लिए वोट करेगी। इस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेट हाइक को, उसके बाद हम 575 पे आ जाएंगे, सॉरी 675 पे आ जाएंगे, और ये जो H2 का फोरकास्ट है एमपीसी का इन्फ्लेशन के लिए, उससे कम से कम 100 बेसिस पॉइंट्स ऊपर होगा। तो मेरे हिसाब से उसके बाद पॉज का माहौल बन जाएगा। तो हम यही होप कर रहे हैं कि जो अभी अप्रैल में हाइक होगी वो फाइनल होगी, और उसके बाद एक एक्सटेंडेड पॉज आगे देखने को मिलेगा। ओके, तो एक हाइक 25 बेसिस पॉइंट की, उसके बाद पॉज हो सकता है, डेटा डिपेंडेंट। स्वागत, आपको भी लगता है कि इतनी हाइक होगी, या एक बार स्किप भी दे सकते हैं? प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि पॉज करें। मैं भी सहमत हूं कि एक 25 बेसिस पॉइंट, क्योंकि देखिए मैंने जो ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में जो बैलेंस जो करते हैं एमपीसी के मेंबर्स, ग्रोथ के नंबर्स देखिए, जो आप देखने को मिला है, जीएसटी के नंबर हो, ई वे बिल्स नंबर हो, बाकी सारे आपके फ्यूल कंजम्पशन हो, आप देखें यहाँ पे पर्सनल व्हीकल्स, गाड़ी के नंबर, गाड़ी के जो सेल्स हो रहे हैं, सब चीज में बढ़ोतरी दिखी जा रही है, मैंने कोई स्लो डाउन दिख ही नहीं रहा है। और उसके साथ जो नए इन्फ्लेशन के जो नए रिस्क फैक्टर्स आए हैं वो बहुत भारी हैं। मैंने इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स बढ़ रहे हैं, इसेंशियल मेडिसिन के दामें बढ़ रही हैं, सैलरीज बढ़ रहे हैं। हाँ, तो ये सब चीज, सर्विसेज ग्रोथ बहुत ही स्ट्रांग है। आप पीएमआई, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई देखें जो 56.5, बहुत स्ट्रांग है। तो ये सब देखते देखते कोई ग्रोथ बहुत ज्यादा स्लो डाउन दिख नहीं रहा है, लेकिन वो बाद में बात करूंगा। लेकिन अभी जितने आंकड़े आए हैं, ग्रोथ पे कोई कमी दिख नहीं रही है, और वो कोर इन्फ्लेशन बना रहेगा। आंकड़ों में कोई कमी नहीं दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है क्या सर? जब जीडीपी का नंबर आता है तब तो ग्रोथ दिखती नहीं है, आईआईपी का नंबर आता है तो बहुत ही डिस्टॉर्टेड नंबर आता है, तब भी बहुत ग्रोथ नहीं दिखती है। तो फिर हम लोग पुरानी चर्चा में चले आते हैं कि कैशेव रिकवरी चल रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ ग्रोथ हो रही है। लेकिन ये बात सच है कि महंगाई बहुत ज़बरदस्त है, भले दिख न रही हो, लेकिन जब जैसे आप घर से निकलते हैं आपको महसूस होना शुरू हो जाती है। पहला स्टेप टैक्सी में रखा आपने, वहीं से आपको महंगाई का असर सामने दिखने लगता है, फिर आप जब रात में घर लौटते तो अपनी जेब कटवा चुके होते। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन इसके साथ ही ये भी एक सच है कि जो
इस वक्त हमारी तस्वीर है इकॉनमी की जोशी जी, वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल वर्ज पे खड़ी हुई है। अब इससे ज़्यादा आप करेंगे तो फिर अपनी ग्रोथ पे भी आप चोट करेंगे। और जहां तक फेड की बात है, तो अगर फेड का भी अनुमान ले लें हम और अपने सीपीआई हेडलाइन को लें, तब भी हमारी ऑलरेडी काफ़ी बढ़ा चुके हैं, 6.5% तो कर ही चुके हैं। नहीं, आपकी बात ठीक है, पर जैसा मैं पहले कह रहा था कि फेड अभी हमारा मानना यह है कि एक इंटरेस्ट रेट हाइक फेड की और बची है, उसके बाद वो एक हायर फॉर लॉन्गर मोड में चले जाएंगे। हाँ, मार्केट एक्सपेक्टेशन यूएस में बिल्कुल डिफरेंट है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी साल रेट कटना शुरू हो जाएगा, तो बहुत एक तरह से बड़ी अनिश्चितता बनी हुई है ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ से, और ऊपर से फाइनेंशियल सेक्टर रिस्क अभी बढ़ा हुआ है वहां पे। तो इस सिचुएशन में जब डोमेस्टिक इन्फ्लेशन ज्यादा है, हमारे यहाँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इश्यूज नहीं है, हमारे यहाँ महंगाई को काबू में लाने का इशू ज्यादा इस समय महत्वपूर्ण है। और जैसा कि शौकत जी बता रहे थे, ग्रोथ में कमजोरी तो आएगी, पर अभी फिलहाल मजबूती बनी हुई है। ज्यादातर आंकड़े यही दिखा रहे हैं। अगले साल ऑब्वियसली, क्योंकि यूएस यूरोप इस सब में स्लो डाउन आएगा, तो उसका असर एक्सपोर्ट्स पे दिखाई देगा। और जितने इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने बढ़ाए हैं, उसका असर महंगाई पे तभी पड़ता है जब वो ग्रोथ को स्लो करते हैं, तो ग्रोथ में भी थोड़ा उस वजह से स्लो डाउन आएगा। और तीसरा फैक्टर जो ये ऑयल का है ना, इसमें बहुत ज्यादा अनिश्चितता बनी हुई है, और ये इसमें अपसाइड प्रेशर अभी भी बना हुआ है। तो ऑयल भी एक तरह से हमारे ग्रोथ के लिए नेगेटिव है। तो ग्रोथ के लिए थोड़ा डाउन टर्न तो है। हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 6% जीडीपी ग्रोथ रहेगा अगले साल। तो आरबीआई भी इन सब चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। और फिलहाल अभी महंगाई के आंकड़े देखते हुए मुझे लगता है कि दबाव महंगाई की तरफ से ज्यादा है। दबाव महंगाई की तरफ से आता है। अदिति, ग्रोथ का मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा। मतलब ग्रोथ बहुत रोबस्ट तो नहीं दिखती कहीं पे कि बहुत शानदार ग्रोथ हो, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में या बहुत ज़्यादा लोग की इनकम जो है क्वालिटेटिवली बहुत बढ़ गई हो। हालांकि अभी जोशी जी ने कहा कि वेज हाइक हो रही, मैं बहुत खुश हूँ सर कि हम लोगों की हाइक भी होगी, ऐसी उम्मीद पे मैं चल रहा हूँ, लेकिन उतनी क्वालिटेटिव अप्रिसिएशन हो नहीं रहे हैं। एक सवाल। दूसरा, ऑलरेडी हमारी 6.5% रेपो रेट है, और उसको हम जब देखते हैं होम लोन के टर्म्स में या पर्सनल लोन के टर्म्स में या कॉर्पोरेट लोन के टर्म्स में, तो ये काफ़ी ऊपर जा चुकी है। और अब बहुत सारे कॉर्पोरेट या बिल्डर्स चिल्लाने लगे कि भाई अब इससे ज़्यादा मत करो वरना हमारा भट्टा बैठना तय है। तो क्या आरबीआई के सामने मान लीजिए 25 बेसिस पॉइंट ही बढ़ाता, तो एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट होगा इससे? ये वाकई महंगाई को तोड़ने के लिए ये कदम जरूरी है? देखिए, पहली बात तो ग्रोथ डेफिनेटली बहुत अनइवन है, और ये तो हम पिछले साल से 1.5 साल से बोलते आ रहे हैं। FY24 में भी हमारा ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ का एस्टिमेट 6% का है, लेकिन इसके अंदर हमें लगता है कि सर्विसेज सेक्टर ही लीड करेगा, जिस तरह से हमने FY23 में भी देखा है। डेफिनेटली हमें यही एक्सपेक्टेशन है कि सर्विसेज इंडस्ट्री से बेहतर करेगा। और एग्रीकल्चर में अल्टीमेटली क्या होगा, उसके लिए तो बहुत और भी मूविंग पार्ट्स हैं। सबसे पहला तो एल नीनो, तो वहाँ एट बेस्ट 2-2.5% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्रीकल्चर के जीवीए में। और अगर एल नीनो ज्यादा इम्पैक्ट लाएगा तो फिर क्लियरली बहुत ही मार्जिनल ग्रोथ भी हो सकती है। तो ग्रोथ तो अनइवन रहने का ही एक्सपेक्टेशन है। डोमेस्टिक कंजम्पशन पॉकेट्स में काफी रिजिलियंट लग रहा है। एक्सपोर्ट्स क्लियरली विल बी अ ड्रैग इन FY24। गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में, यहाँ पे होप तो यही है कि ये रिकवरी को पुश करेंगे। तो वो देखना पड़ेगा कि कितनी जल्दी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की कैपेक्स स्पेंडिंग टेक ऑफ होती है FY24 में, और उसका कितना मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी पे आता है। अब इन्फ्लेशन पे वापस आकर, जो 2 फैक्टर्स मैंने अभी कहे जो हमको जो रिस्क हैं जो अब सब वॉच करेंगे, एक तो क्रूड ऑयल और एक एल नीनो। इनका क्लियरली क्रूड इज एन एक्सोजेनस फैक्टर, जो ग्लोबल इकोनॉमी या ओपेक के डिसीजन की वजह से अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये इट्स नॉट बिकॉज हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। सेकेंडली, अगर एल नीनो के बाद फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, तो उसका भी शायद मॉनेटरी पॉलिसी रिस्पॉन्स इज नॉट द बेस्ट रिस्पॉन्स। यहाँ पे तो मतलब फूड प्राइसेस को कूल करने के लिए कोई और ही रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो ये बेस्ट टूल तो नहीं होगा इन सोर्सेज ऑफ इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए, बट एट द सेम टाइम अगर हम पीछे देखें, हम Q4 की तरफ देखें, तो क्लियरली इन्फ्लेशन एमपीसी के
कंफर्ट जोन तो छोड़िए, अपर थ्रेशोल्ड के भी ऊपर है। तो उस सिचुएशन में एक्सपेक्ट करना कि एक पॉज होगा, मेरे ख्याल से तो उसका लाइक्लीहुड बहुत ही कम है, जैसे शौकत जी ने कहा। ओके सौगंधा, ये जो एक बम फोड़ा है अभी ओपेक वालों ने, अनएक्सपेक्टेड था। मीटिंग से पहले ही गैबॉन से लेकर सऊदी अरब तक सबने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, प्रोडक्शन कट किया, 16.5 लाख बैरल पर डे कर दिया, अब टोटल 37 लाख हो गया। ये ठीक है, इससे प्राइसेस ऊपर जाएंगे, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन सब 90-95 की बातें करें। तो आरबीआई ने तो पिछली बार ही कह दिया था कि हम तो 90 की प्लस डिस्काउंटिंग करके चल रहे हैं, तो यानी उनको पहले से अंदाजा था। तो ये वाली महंगाई तो उनके प्राइस्ड इन है, उनकी उस पिछली वाली हाइक में, वो समझ के चल रहे हैं। दूसरा मुझे ये समझना है आपसे कि क्यों बढ़ाना जरूरी है। मैं अगेन ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ सर, देखिए 30 लाख तक के टिकट साइज वाले होम लोन का शेयर 45 से घट के अब 36% पे आ गया है। अब ये सब बड़े महंगे वाले मकान बिक रहे हैं जो मालाबार हिल्स या पवई में बिकते हैं 15-20 करोड़ वाले। तो जब छोटे वाले टिकट साइज का होम लोन गिरना शुरू हो चुका है, लोगों के पास अब उतने पैसे नहीं है, तो आप फिर होम लोन महंगा करके महंगाई मतलब कौन सी महंगाई को आप क्रैक करना चाहते हैं, ये मैं समझना चाह रहा हूँ। नहीं, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही बात है कि इसका सोच क्या होगा कि 25 बेसिस पॉइंट दर बढ़ा के क्या कहाँ पे इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा। ये मैं अभी तक वो नंबर ग्रोथ के नंबर्स के बारे में बात कर रहा था। जो हम लोग बात करते हैं ऑटो डीलरशिप से, बिल्डर से, आपने जैसा कहा कि जितने अफोर्डेबल होम्स हैं, जो टियर 2 टियर 3 शहरों में जो होम लोन्स या होम लोन्स की डिमांड जो आ रही है, उसमें सर्टनली घटना दिखना शुरू हो गया। स्लो डाउन वहां पे दिख रहा है, वहां पे कि वर्किंग कैपिटल साइकिल बैंक्स की एलोंगेट हो रही हैं, वर्किंग कैपिटल्स के ड्रॉल्स बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि कैश फ्लोज में कुछ स्ट्रेस आना शुरू हो गया है। वो अभी तक आंकड़े में दिख नहीं रहा, वो अभी तक जितने हैं आंकड़े जितने हैं वो बैकवर्ड लुकिंग है। तो आगे चल के क्या होगा, मेरे को वो देखना होगा कि कितना ग्रोथ पे असर पड़ेगा। लेकिन यदि ये चीज है कि हम लोग तीनों जन जो कह रहे हैं कि ये बहुत अनइवन ग्रोथ है, जो ऊपर वाले जो इनकम अर्निंग जो हाउस होल्ड्स हैं, और याद रखिएगा कि सर्विसेज बहुत स्ट्रांग है, दोनों सर्विसेज डोमेस्टिक में भी और बाहर के एक्सपोर्ट में भी। जितने हमारे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर वाले बाहर के एमएनसी अंदर आ रहे हैं, वो सर्विसेज को बहुत तगड़ा रखा है। खाली हमारे इंटरनल ट्रैवल, इंटरनल सर्विसेज का खाली नहीं, वो बाहर के जो हम लोग जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, मर्चेंडाइज गुड्स ग्रोथ स्लो हो गया, गुड्स एक्सपोर्ट स्लो हो गया, लेकिन सर्विसेज बहुत तगड़ा चल रहा है अभी भी। हाँ, जो लास्ट वाले जो बीओपी नंबर्स के भी जो देखे हैं हम लोग, तो ये यहाँ तक के रेट बढ़ा के कितना हो सकता है। लेकिन मेरा अंदाजा है कि जो वो रेट टारगेट जो आप कह रहे हैं कि दूसरे जो जहां पे स्लो डाउन दिख रहा है वो एमएसएमई में हम लोग अभी तक बात नहीं किए हैं, जो छोटे वाले कंपनी है, जो छोटे कंपनी है, और वहीं से कंजम्पशन की डिमांड बढ़ती है। तो ये क्या बने, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो छोटे कंपनीज की ग्रोथ को स्लो करे ताकि वहां पे कंजम्पशन पे कुछ इफेक्ट पड़े और वो फिर जाके कोर इन्फ्लेशन पे इफेक्ट पड़े। ये देखना पड़ेगा कि कितना वो ट्रेड ऑफ कितना है, कि कितना ग्रोथ स्लो डाउन चाहिए कि हम लोग यदि 5-5.5% हेडलाइन इन्फ्लेशन FY24 में लाना चाहें तो कितना ग्रोथ स्लो डाउन करना पड़ता है, वो एमपीसी वाले डिबेट करेंगे। लेकिन मेरा अंदाजा है कि थोड़ा सा अभी भी बढ़ाने की जरूरत अभी भी बनी हुई है, थोड़ा भी जरूरत पड़ी है। जोशी सर, क्या डिमांड लेड हमारे यहाँ इन्फ्लेशन है क्या? सॉरी, हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है वो डिमांड लेड है कि सप्लाई की दिक्कत? कैसे डिमांड तो मुझे नहीं देखिए दोनों का मिक्स है। कुछ जैसे ऑयल है, जो वेदर शॉक्स हैं एग्रीकल्चर को, ये सब सप्लाई शॉक्स हैं। पर डिमांड भी है आपकी ऑटो सेक्टर में। देखिए जो 4 व्हीलर्स और जो खासकर स्लाइटली अपर मिडिल क्लास और हायर इनकम कंजम्पशन कैटेगरीज है, उनमें डिमांड बहुत बनी हुई है। उसकी तो ये थोड़ा डिमांड का फैक्टर है, थोड़ा सप्लाई का भी है। अब जैसे बिजली के दाम बहुत दिनों से नहीं बढ़ाए हैं तो उनका भी ड्यू है। अभी शौकत जी बता रहे थे दवाइयों के दाम बढ़ रहे हैं, और ऊपर से जो कृषि क्षेत्र अभी तक जो हमें इन्फ्लेशन को थोड़ा सा दबा के रखा हुआ, तो वो वेजिटेबल प्राइसेस है। अगर आप वेजिटेबल प्राइसेस को निकाल लें इसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, तो 7.5 से ऊपर बन रही है इन्फ्लेशन। और वेजिटेबल इतना ज्यादा वॉलेटाइल होता है, तो ये तो मोटे तौर पे डिमांड और सप्लाई दोनों का रोल है। आरबीआई जो है वो सिर्फ डिमांड साइड को डायरेक्टली एड्रेस कर सकता है, और सप्लाई साइड का जो शॉक है वो ट्रांसमिट कम करे और सेक्टर्स में, उसको भी वो काबू में ला सकता है। तो यही 2 एरियाज है जो रेट हाइक के थ्रू आरबीआई एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। जोशी सर, जो हमारे 2 व्हीलर्स और
छोटी कारें हैं, मतलब 7-8-9 लाख रुपए से नीचे वाली, वो अभी भी अपने 2-3 साल के उस पीक को टच नहीं कर पाई अभी तक, तो उससे नीचे चल रही हैं सब, बावजूद इसके कि 38 लाख 40 लाख गाड़ी इस साल वो बेचेंगे कार कंपनी वाले। तो मेरा सवाल ये था मैं कि जो डिमांड हमको दिखती है, डिमांड लेड इन्फ्लेशन, वो एक्चुअली वो बहुत ही वही फिर घूम फिर के वही ओल्ड क्लिशे हो जाती है कि वही छोटी सी पॉकेट है जहाँ पे हो रही है और हमको वैल्यू में दिख जाता है कि बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है, लेकिन एक्चुअली नीचे ब्रॉड स्प्रेड नहीं है। ये बहुत सारे लोग कहते भी हैं। नहीं, आपकी बात ठीक है। जो टू व्हीलर सेगमेंट है वो अभी भी 2019 के लेवल से नीचे चल रहा है और इवन 2023-24 में भी वो 2019 के लेवल से नीचे चलेगा, 15-20% नीचे होगा। तो सिर्फ डिमांड ये आपके 4 व्हीलर्स, एसयूवीज, इनमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये एक तरह से मतलब इसमें एक यूनिफॉर्म इन्फ्लेशन अक्रॉस इनकम कैटेगरीज ऐसा नहीं है, बहुत ही तो इसका ग्रोथ सैक्रिफाइस जो रेट बढ़ाने के कारण है वो तो आपको करना ही पड़ेगा, और इसका हो सकता है इसका असर नीचे वाले तबकों पे ज्यादा पड़े। जैसा कि शौकत जी भी बता रहे थे कि एमएसएमई सेगमेंट है और जो जिनको ज्यादा आवश्यकता होती है, जिनको लोन वैसे भी महंगा मिलता है, तो प्रेशर तो है इसका, इसमें कोई शक नहीं है। पर महंगाई की दर भी बनी हुई है, तो आप अगर महंगाई की दर को नीचे नहीं लाते हैं तो एक तरह से इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी भी पैदा होती है। ओके, एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौट के आके इस पे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर की सेल्स पिछले 3 सालों के एवरेज से आधी रह जाएगी, ऐसा रिपोर्ट मैंने पढ़ी। एफएमसीजी की ग्रोथ एक्चुअल में गिरी है, 0.54% ग्रोथ दिखी है पिछले 3 महीनों में, लेकिन दरअसल उसमें 3 किलो कंजम्पशन गिर गया है पर कैपिटा के हिसाब से। इस पे बात चर्चा करेंगे कि क्या हम एक बिग पिक्चर देखते हुए केवल वो 6.5-7% की इन्फ्लेशन को तोड़ना चाहते हैं, या एक्चुअली हम लोगों के हाथ में पैसे देके उस ग्रोथ को फिल करना चाहते हैं। ब्रेक के बाद इस पर बातचीत करेंगे। स्वागत एक बार फिर से आपका आवाज़ एमपीसी में, और अब अदिति जी के पास सीधे चलते हैं। अदिति जी, मुझे एक चीज़ बताइए, हमने भी ब्रेक्स पहले काफ़ी डिस्कशन किया, लेकिन जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट की अगर डिमांड देखें तो 24 मंथ्स के हाई पे चल रही है, लेकिन टू व्हीलर की बिक्री नहीं हो रही है, ट्रैक्टर की बिक्री आधी हो रही है। इस साल का प्रोजेक्शन आ रहा है 23-24 में उतनी नहीं होगी जितनी पीछे, वो हाई बेस भी हो सकता है लेकिन धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है। बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि दरअसल महंगाई हो कहाँ पर रही है, या हम लोग उसको कैसे देख रहे हैं, कैसे गेज कर रहे हैं। तो ये मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि क्या प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है। ये 3-4 चीजें आपने छेड़ी, मैं एक एक करके उन पे बात करती हूँ। अगर टू व्हीलर की बात करें तो वहां पे जो क्यूमुलेटिव प्राइस हाइक्स हुए हैं पिछले 2-3 सालों में, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ी हैं, वो इतनी ज्यादा है कि जो टारगेट सेगमेंट है उनके लिए अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ी कंसर्न है। दूसरी बात, आप अगर देखें कि जो लोग थे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जिनको पैंडेमिक के टाइम बहुत ही दिक्कत हुई थी, वो वाले सेगमेंट्स पॉसिबली अभी अपने सेविंग्स जो उन्होंने यूज किए थे पैंडेमिक के टाइम, उनको ज्यादा रीबिल्ड करने में लगे हुए हैं। तो शायद टू व्हीलर की डिमांड अभी अपने पीक पे से 2-3 साल दूर ही है पुराने पीक से। ट्रैक्टर में हमारा अनुमान ये है कि अगर एल नीनो से ज्यादा डिसरप्शन नहीं होती तो एक फ्लैटिश सिचुएशन होगी। पिछले 2 साल ट्रैक्टर के नंबर्स बहुत अच्छे रहे हैं, तो वहां पे डेफिनेटली एक बेस का इम्पैक्ट आएगा। और महंगाई कहाँ हो रही है, क्लियरली जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव हायर एंड सर्विसेज है वहां पे तो देखिए हो ही रही है। मैं एक एनेक्डोट दूंगी। मैं दिल्ली में बेस्ड हूँ और मैं हर 2 महीने जब दिल्ली से मुंबई आती हूँ तो होटल के दाम तो क्लियरली पिछले 6-8 महीने से ऊपर ही ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये तो डिमांड की वापस आने की वजह से ही है। सिमिलरली एटीएफ प्राइसेस इतने हाई होने के बावजूद देखिए हम प्रैक्टिकली प्री कोविड लेवल पर एविएशन में वापस आ गए हैं डोमेस्टिक ट्रैवल में। तो ये भी एक डोमेस्टिक डिमांड का ही साइन है, अगेन हायर एंड डिमांड का। और अगर हम एक और सर्विसेज इन्फ्लेशन की एक मैं अपनी तरफ से टिप्पणी शेयर करना चाहती हूँ। पिछले साल हमने देखा होगा कि काफी ऐसी सर्विसेज हैं जहां पैंडेमिक के टाइम पे प्राइसेस की रिवीजन नहीं हुई थी, जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स की फीस। तो एक शॉर्ट में काफी बड़ा रिवीजन करा होगा काफी ऐसी सर्विसेज में, जिसकी वजह से सर्विसेज की इन्फ्लेशन अभी काफी बढ़ी हुई है। जब ये एक बार बेस में चला जाएगा तो उसके बाद इस साल जो आने वाला प्राइस इंक्रीज है
वो हमें लगता है उसका मैग्नीट्यूड नॉर्मल होगा, पिछले साल के कैचअप जैसा नहीं होगा। तो हो सकता है उसकी वजह से आगे जाके सर्विसेज इन्फ्लेशन का नंबर थोड़ा सा मॉडरेट होता हुआ हमें दिखे। बट यस, ओवरऑल डिमांड क्लियरली बहुत अनइवन है और उसकी वजह से अलग अलग क्षेत्रों में हमें जो डिमांड लेड इन्फ्लेशन है वो भी अलग लेवल्स पे दिख रही है। तो अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया कि जब वो अभी की जो रेस है वो बेस में जब कन्वर्ट हो जाएगी तब हमको अगली बार ठीक दिखेगी। हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं जब आप महंगाई बर्दाश्त करना सीख लेंगे, डॉक्टर की फीस 3,000 रुपये केवल उसके लिए देखना सीख लेंगे, तो आपको अगली बार महंगाई नहीं दिखेगी। एनीवे, खैर सौगंधा, इस बार जोक्स अपार्ट, सौगंधा ये बताइए अगर कॉस्ट ऑफ फंड लगातार बढ़ रहा है ना, तो मूल बात है एकदम इकोनॉमिक्स की मूल बात, पैसे की लागत बढ़ती जा रही है, तो धंधा पानी कैसे चलेगा, नौकरियां कैसे जनरेट होंगी? महंगाई तो आप पहले साइड में रखो, पहले तो ये बताओ कि काम कैसे चलेगा मेरा। तो नीरज साहब, आपने जो बोला ना, ये बहुत सच बात है कि एक बार हम लोग ये बर्दाश्त करना सीख लें इस तरीके के इन्फ्लेशन, जो इकोनॉमिस्ट लोग कहते हैं, जो एमपीसी के मेंबर्स कहते हैं कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, एक बार इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन एंट्रेंच्ड हो जाए और इतना डिमांड है, जो आप जो पहले जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल किए थे कि ये डिमांड है, सप्लाई है, क्या है, ये बिल्कुल मैंने सप्लाई शॉक्स बहुत है, जो अदिति ने जो कहा कि इतने सारे सेफ्टी इक्विपमेंट, एमिशंस इक्विपमेंट, टू व्हीलर्स वगैरह में ये सब चीज में होता है, लेकिन सप्लाई शॉक 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल हो सकता है। ये नहीं कि 3 साल लगातार 6%, 7% के ऊपर इन्फ्लेशन रहा है। इसमें डिमांड बना है ही है, कोई उसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं। लेकिन वही चीज है, प्रॉब्लम है कि ये इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को किसी तरह, जो आरबीआई के जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे जो दिखते हैं, हाँ, उसमें आप देखे होंगे कि 10% पे लगा हुआ इन्फ्लेशन, हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन 10% पे चल रहा है। हाँ, तो मैंने, मेरा अंदाजा है कि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला, इसको बंद करने के लिए जो सेंट्रल बैंक की तरफ से है वो इंपॉर्टेंट है, वो इसमें वो लगेगा। दूसरा तरफ है ये बड़ा इन्फ्लेशन जो बना हुआ है रूरल एरिया में, देख लीजिए, मेरा अंदाजा है रूरल एरियाज में जो एग्रीकल्चरल साइड है, हाँ, वो बराबर करीब तगड़ा बना हुआ है और या तो मैंने इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन वो जो नॉन एग्रीकल्चरल जो रूरल सेगमेंट है, जितने सारे सब ट्रैक्टर सर्विस करना, फर्टिलाइजर, सीड्स वगैरह जो उन लोग जो करते हैं, प्रॉब्लम वहां पे बना हुआ है। वो एरिया में इन्फ्लेशन हाई है और वहां पे इनकम्स उतना बढ़ नहीं रहा है। तो ये बहुत सेगमेंट बाय सेगमेंट देखने की जरूरत है। मैं एक साथ एग्रीगेट देख के आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से इन्फ्लेशन आ रहा है, कहाँ से इन्फ्लेशन घटेगा, ग्रोथ कहाँ से कमेगा, ग्रोथ कहाँ पे बने रहेगा, ये चीज बिल्कुल केस टू केस बेसिस पे इसको देखना पड़ेगा। शो समाप्त करूं उस समय मुझे सिर्फ एक चीज याद आ रही कि ब्लैक रॉक के हेड ऑफ फिक्स इनकम का ये कहना कि फेड 6% से पहले नहीं रुकेगा, अब मुझे पता नहीं क्यों ये बात ऐसे अचानक से याद आ गई। देखते हैं भारत में क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे एमपीसी का फरमान ये है कि 0.25% ब्याज दरें बढ़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।